862 और 863। ठीक है, 3 पेज आज भेजे हैं जी। हम पढ़ रहे हैं पीडिया, यानी कि अमराज अतफाल। अमराज अतफाल में कल हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेल्योर, यानी कि अमराज गुर्दा से संबंधित बीमारियों को बच्चों में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम अमराज निजाम तनफ्फुस, निजाम तनफ्फुस, निजाम कहते हैं सिस्टम को, तनफ्फुस कहते हैं रेस्पायरेटरी, ठीक है, रेस्पायरेशन को, यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम। अमराज निजाम तनफ्फुस यानी कि डिजीज ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इन न्यूनेट, बच्चों में, बच्चों में अमराज निजाम तनफ्फुस यानी बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों को आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 861 पे आप खोल लीजिए जी। सबसे पहले है एक्यूट रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूट उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो कि बहुत तेजी से होता है और बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा करता है, यानी कि जिसकी मुद्दत कम होती है, जो बहुत थोड़े समय में, ठीक है, जो जिसका लिया हुआ समय थोड़ा होता है लेकिन उससे जो खराबी आती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्रोनिक में इसका उल्टा होता है। क्रोनिक में जो समय लिया जाता है, जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो ज्यादा लिया जाता है, और जो बिगाड़ पैदा होता है वो बिगाड़ इतना ज्यादा नहीं होता जितना एक्यूट में होता है। ठीक है, मैंने इसकी आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी बताए हुए हैं, जैसे कि कोरोना जो है वो एक एक्यूट इन्फेक्शन की बेहतरीन मिसाल है, अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो है वो एक क्रोनिक इन्फेक्शन को समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों जी। तो एक्यूट रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन यानी कि रेस्पायरेटरी, तनफ्फुस, यानी कि सांस संबंधी एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट को यूनानी में अगर आप समझना चाहते हैं तो यूनानी में एक्यूट को हाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक्यूट इन्फेक्शन रेस्पायरेटरी सिस्टम में या रेस्पायरेटरी से संबंधित जी। सांस लेने में इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाले ऑर्गन, यानी कि आजा, ये जो सांस का सिस्टम है, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है, उसमें जो सांस लेने में जो आजा इस्तेमाल होते हैं, जो जो अपना काम करते हैं, यानी कि रेस्पायरेटरी पथवे, यानी कि सांस का रास्ता जी। तो नाक के नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल किसको कहते हैं? ये जो नथुने होते हैं ना, नथुने, इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। नाक के नथुनों से लेकर के फेफड़ों की एल्वियोलाई तक रेस्पायरेटरी पैसेज, रेस्पायरेटरी पथवे या रेस्पायरेटरी रूट या रेस्पायरेटरी सिस्टम माना जाता है। ठीक है, यानी कि सांस का रास्ता माना जाता है, नाक के नथुनों से लेकर के एल्वियोलाई, यानी कि फेफड़ों फेफड़ों में जो एल्वियोलाई होते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान होता है, वो जो एक आखिरी स्टेज है रेस्पायरेटरी सिस्टम की, वहां तक जो है ये रेस्पायरेटरी सिस्टम माना जाता है, या रेस्पायरेटरी सिस्टम का जो है आखिरी स्टेज उसको मानी जाती है। तो इसमें कहीं पर भी इंफेक्शन हो जाए, इसमें इंफेक्शन जो हो जाता है उसी को, और अगर वो इंफेक्शन जो है वो एक्यूट तरीके से हो तो उसी को एक्यूट रेस्पायरेटरी इंफेक्शन बोल देते हैं। अब इसमें एपिग्लोटिस यानी कि गले में या टॉन्सिल में अगर इंफेक्शन हो जाए, जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, तो उसको भी अपर रेस्पायरेटरी से संबंधित ही माना जाता है जी। इन्फेक्शन जी, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसकी निशानियां क्या क्या हैं, साइन और एंड सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि जब किसी बच्चे को सांस के जो रास्ता है उसमें एक्यूट इन्फेक्शन होगा तो वहां क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जी। तो नंबर क्या है? पसलियां चलना, आम जबान में बोलते हैं पसलियां चलना, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं चेस्ट इन ड्राविंग, चेस्ट इन ड्राविंग, पसलियां चलना, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत तेजी तेजी से सांस लेता है, ठीक है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे पसलियां जो है मूवमेंट कर रही हो, चल रही हो, तो इसको आम जबान में पसलियां चलना कह देते हैं और इंग्लिश में चेस्ट इन ड्राविंग बोल देते हैं
जी। उसके अलावा क्या है, सांस लेते टाइम जब कोई एक्यूट इंफेक्शन रेस्पिरेटरी पथवे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, तो सांस लेते टाइम बच्चा जो है वो खरखराहट की आवाज निकालेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्ट्राइडर बोल देते हैं। आपको स्ट्राइडर याद रखना है। जी। सीटीसी की आवाज निकालना। ठीक है, सीटीसी जैसे कि सीटी बज रही हो, सीटीसी की आवाज निकालना, या साए साए की आवाज जैसे कि बहुत तेजी से हवा चल रही हो, उसकी आवाज आएगी, तो उसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, उसको व्हीज बोल देते हैं। ठीक है, अगर सीटीसी की आवाज आ रही है, जैसे कि सीटी बजा रहा हो बच्चा, कैसा लगेगा जैसे बच्चे के अंदर सीटीसी की आवाज आ रही है। एक्चुअली वो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है, उसकी वजह से आती है। एक सीटीसी की आवाज आती है या साए साए से की आवाज आती है। ठीक है, उसको व्हीज बोल देते हैं। स्टेथोस्कोप से जो है, जब बच्चे की जब बच्चे की बैक पे, यानी कि फेफड़ों के पीछे की तरफ जब लगा के देखेंगे, तो व्हीज जो है वो बहुत अच्छे से जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में सुनाई देती है। तो अगर वीज वीज बोला जाए या वीज लिखा जाए या वीज एग्जाम में आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है कि साए साए की आवाज आ रही है, सीटीसी की आवाज आ रही है। जब कानों में जो है, मतलब स्टेथोस्कोप लगा करके जो है, जब कानों में जो है ईयर पीस लगाया जाएगा, तो मतलब सुनाई देगा, जैसे साए साए की आवाज आ रही हो, सर सर इस तरह की आवाज आ रही हो, या सीटीसी की आवाज आ रही है, इस तरह की आवाज आ रही हो। ठीक है जी, उसको व्हीज बोलते हैं। इसका इलाज क्या है? पहले पहले तो ये कि ऐसे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। ठीक है। दूसरे क्या है, एंटीबायोटिक्स दिए जाएं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। तीसरा क्या है, आईवी इन्फ्यूजन, यानी कि ड्रिप वगैरह लगाई जाए, जितने की जरूरत हो, बहुत एहतियात से, बहुत एहतियात से। बस इसलिए लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो, बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो। हालांकि कई बार ये इतना ज्यादा नहीं लगाना कि फेफड़ों के अंदर जो है वो पानी उतर जाए, इन्फ्यूजन हो जाए, इतना ज्यादा नहीं लगाना। यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो होता है, एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है जब कोई भी मतलब इन्फ्यूजन किया जाता है, ड्रिप। यहां तक कि जब डेंगू और मलेरिया जैसे बुखारों में आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, ड्रिप लगाई जाती है, उनमें भी उनमें भी आईवी इन्फ्यूजन यानी कि ड्रिप लगाते टाइम इन चीजों का ख्याल रखते हैं कि फ्लूइड जो है वो इतनी तेजी से ना लग जाए, या इतनी ज्यादा मात्रा में ना लग जाए कि फेफड़ों में जो है वो पानी उतर जाए। ठीक है। और प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशन ना बन जाए, क्योंकि बच्चा पहले ही एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में सफर कर रहा है, ग्रसित कर रहा है। और अगर किसी वजह से उसको वहां पे जो है फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तो ये जो एक्यूट इन्फेक्शन है, ये फौरन जो इन्फेक्शन है, ये डबल और 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। यानी कि कंडीशन जो है पहले ही खतरनाक होती है इसमें, फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूजन का मामला क्या होता है, ड्रिप लगा सकते हैं लेकिन बहुत ही नाप तोल करके। जी। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगानी होती है। क्यों? क्योंकि जब एक्यूट इन्फेक्शन होगा, और फेफड़ों का क्या काम होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेना। तो जब इन्फेक्शन होगा तो फेफड़े अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, और जब फेफड़े अच्छा से अपना काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर जो है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने में दिक्कतों परेशानी होगी। ठीक है जी। इसके अलावा ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर एक्चुअली ब्रोंकोडाइलेटर उन दवाइयों को कहते हैं जो कि सांस की जो नली होती है, जो एयर पाइप है, उसको डायलेट यानी कि उसको ओपन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ने का, एक तरीके से सिकुड़न की तरफ जाता है एयर पथवे, एयर पैसेज जो है, जो सांस का रास्ता होता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, स्पाज्म आ रहा हो, उसके अंदर खिंचाव आ रहा हो। तो उस स्पाज्म और खिंचाव से बचाने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर कौन कौन सी दवाइयां होती हैं, जैसे कि इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, साल्बुटामोल। ठीक है, इस तरह की मेडिसिन चलानी होती है। जी। नेबुलाइजर वगैरह चलाते हैं। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा, जी, पहले हम निमोनिया को पढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जी। निमोनिया नंबर 2 पे क्या है, निमोनिया। जे एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को समझने के लिए के बाद आप पेज नंबर 862 पे खोल लीजिए, जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं।
उनमें क्या है, निमोनिया। आपने निमोनिया का नाम सुना भी होगा। ठीक है, निमोनिया को, निमोनिया नाम की जो बीमारी है उसको निमोनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है जी। निमोनिया क्या चीज है? देखो, निमोनिया फेफड़ों, देखो गुर्दे को क्या बोलते हैं, कुल्लिया। गुर्दे को, कल हम गुर्दे पढ़ रहे थे ना, तो गुर्दे को क्या बोलते हैं, एक गुर्दे को कुल्लिया और एक से ज्यादा गुर्दे को कुल्लियातैन। इसी तरह एक फेफड़े को रिया, री या, एक फेफड़े को रिया बोलते हैं और एक से ज्यादा फेफड़े को रियातैन। ठीक है, रियातैन। निमोनिया जो है वो फेफड़ों, यानी फेफड़ों में इंफेक्शन होने को कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों में, अब फेफड़ों में कहा, फेफड़ों में देखो, जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, गुर्दों को क्या बोलते हैं, रीनल भी बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, और अगर नेफ्रोटिक नाम आ जाए कहीं पे तो उसका मतलब भी गुर्दा ही होता है। ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, गुर्दे पढ़ रहे थे ना कल हम, कल पेशाब से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे ना, उनकी बीमारियों को पढ़ रहे थे। आज जो है हम वो सांस से संबंधित पढ़ रहे हैं और इसमें हम फेफड़ों को पढ़ेंगे। तो फेफड़ों को पल्मोनरी, अगर कहीं पल्मोनरी लिखा आ जाए उसका मतलब भी, वैसे तो देखिए लंग्स, LUNGS, लंग्स के माने जो है फेफड़े होते हैं, लंग के माने एक फेफड़ा, लंग्स के माने फेफड़े। लेकिन अगर पल्मोनरी कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब भी फेफड़े माना जाता है। समझ रहे हैं? फिर जैसे कि जो फेफड़ों का डॉक्टर होता है ना, टीबी वगैरह को जो और निमोनिया वगैरह को जो कंट्रोल करता है, जो फेफड़ों का उसको पल्मोनरी स्पेशलिस्ट लिखते हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, फेफड़े, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी पैरेन्काइमा में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको निमोनाइटिस, ये जिसमें पी लिखा होता है ना, पी निमोनिया, इसको पी को साइलेंट कर देते हैं, पी को नहीं पढ़ते, इसको पी लिखने में क्या आता है, पी निमोनिया। लेकिन हम पी निमोनिया पढ़ते नहीं है, सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते निमोनिया है, पी निमोनाइटिस। ठीक है, हम लिखते पी निमोनाइटिस है, लेकिन पी निमोनाइटिस हम सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते क्या है, निमोनाइटिस। पी जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो फेफड़ों यानी पल्मोनरी पैरेन्काइमा में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको निमोनाइटिस या निमोनिया कहते हैं जी। अब निमोनिया जो है एक शदीद किस्म का इन्फेक्शन है। ठीक है, निमोनिया क्या है, एक शदीद, बहुत खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो एक्सपायर हो जाते हैं, जो एक तरीके से डेड हो जाते हैं, उनमें 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे डेड हो जाते हैं, उनमें एक बड़ी वजह जो है वो निमोनिया की भी होती है। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ निमोनिया, टाइप्स ऑफ निमोनिया यानी कि निमोनिया किस किस तरह के होते हैं, कितनी तरह का होता है निमोनिया जी। सबसे पहले लोबर निमोनिया, सबसे पहले लोबर निमोनिया। उसके बाद नंबर 2 पे लोब्यूलर निमोनिया, पहले लोबर निमोनिया, उसके बाद उसके बाद क्या है, लोब्यूलर निमोनिया। अब जो लोब्यूलर निमोनिया है उसको ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं, उसको ब्रोंको निमोनिया भी कहते हैं। उसके बाद इंटरस्टीटियल इंटरस्टीटियल निमोनिया जी। अब ये जो इंटरस्टीटियल निमोनिया है इसके बारे में ये है कि ये फेफड़ों के बिल्कुल अंदर वाले भाग का निमोनिया होता है, यानी कि एल्वियोलाई की एक तरीके से जो बिल्कुल दीवार होती है, जो एंड स्टेज होती है, वहां पे होता है इंटरस्टीटियल निमोनिया। ठीक है जी। ये जो निमोनिया है, लोबर निमोनिया और जी लोबुलर निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया, ये किस तरह के हैं, यानी कि फेफड़े की शुरुआत में निमोनिया, उसके अंदर निमोनिया और अंदर निमोनिया। ये तो हो गए फेफड़ों के जगह के एतबार से। अब आगे आ जाइए आप, नंबर 4 पे क्या है, वायरल निमोनिया। इसका नाम वायरल क्यों है, क्योंकि ये वायरस, ये वायरस की वजह से होता है, इसको इसको वायरल निमोनिया कह देते हैं। वायरल निमोनिया में कौन कौन सा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है, ये जो कोरोना नाम की बीमारी है ना, ये भी एक तरीके से इन्फ्लुएंजा ही की टाइप है, ये भी इन्फ्लुएंजा ही की टाइप है। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर इस तरह के वेरिएंट पैदा हुए कि ये इन्फ्लुएंजा से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई, तो इसका नाम कोरोना पड़ गया। लेकिन ये भी इन्फ्लुएंजा यानी कि ये भी, कोरोना क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है,
तो कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये भी इन्फ्लुएंजा की ही एक टाइप है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, इसके वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से मॉडिफाइड हो चुके हैं और खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए इसको कोरोना बोल देते हैं। तो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, और क्या है, एडिनो वायरस, एडिनो पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो वायरस निमोनिया। जी, ये होते हैं। उसके अलावा क्या होता है निमोनिया, और किस तरह का होता है, नंबर 5 पे बैक्टीरियल बैक्टीरियल निमोनिया, यानी कि ऐसा निमोनिया जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरल निमोनिया वो निमोनिया जो किसी वायरस की वजह से होता है, ठीक है, जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस इन्फ्लुएंजा। और बैक्टीरियल निमोनिया, ऐसा निमोनिया जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरल निमोनिया जो किसी वायरस की वजह से होता है, और बैक्टीरियल निमोनिया जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया कौन कौन से, नंबर 1 निमोनोकोकाई, ठीक है, निमोनोकोकाई। उसके अलावा क्या होता है, स्टेफाइलोकोकाई, उसके अलावा क्लैब्सिella, उसके अलावा इकोलाई। ये सारे के सारे जो है बैक्टीरिया हैं, और इन बैक्टीरिया की वजह से जो निमोनिया होता है उसको बैक्टीरियल निमोनिया कहते हैं। जी, इसके अलावा क्या है, फंगल निमोनिया, यानी कि कोई फंगस फंगस जो है वो रेस्पिरेटरी पे अटैक कर जाए, रेस्पिरेटरी में पहुंच जाए, वहां पे इन्फेक्शन कर दे, निमोनिया हो जाए। तो अगर फंगस की वजह से, फंगल की वजह से, फफूंद की वजह से हो रहा है, तो उसको जो है फंगल निमोनिया कहते हैं। इसके अलावा केमिकल निमोनिया, केमिकल निमोनिया का क्या मतलब होता है, अगर कोई बच्चा केमिकल के संपर्क में आ जाए, कुछ इस तरह की भाप वाप या इस तरह की जो केमिकल है उसका जो है, मतलब वो किसी तरीके से उड़ रही थी और बच्चे के वो सांस में आ गई, ठीक है, मान लीजिए माँ जो थी वो बच्चे को फैक्ट्री वगैरह में लेकर के गई, वो बेचारी मजदूरी करती थी, तो बच्चे को साथ लेकर के गई, और बच्चे ने जब कंजम्पशन कर लिया, बच्चे ने वहां पे सांस लिया, ठीक है, कोई भी मान लीजिए स्प्रे स्प्रे कुछ भी होता था वहां पे, तो उसकी वजह से, अगर केमिकल की वजह से निमोनिया हो सकता है, उसको केमिकल निमोनिया बोल देते हैं। जी, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम का मतलब क्या होता है, निशानियां। निशानियां क्या होंगी निमोनिया में, निशानियां क्या होंगी, निशानियां क्या होंगी, निमोनिया में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर, यानी कि तेज बुखार आएगा या आ सकता है, ठीक है, खांसी, जितने भी, एक चीज को ध्यान रखना है, जितने भी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन होते ही सबसे पहला जो साइन सिम्टम मिलता है वो कफ मिलता है, खांसी मिलता है, ठीक है। खांसी क्यों मिलता है, क्योंकि इंसान का जिस्म कुछ इस तरीके से बनाया है, कुदरत ने, रब ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि जब भी कोई इन्फेक्शन रेस्पायरेटरी सिस्टम में पहुंचेगा, तो इंसान की जो बॉडी है उसको खांस करके बाहर निकालने का प्रयास करेगी। एक्चुअली खांसना क्या है, कफ क्या है, कफ एक बॉडी की मूवमेंट ही तो है, जिसमें बॉडी ये चाहती है जो अंदर आ गया है, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो फंगल है, वो केमिकल है, वो कुछ भी है, जो अंदर घुस गया है वो बाहर निकल जाए। आदमी क्या चाहता है कि हवा के जरिए से, जो अंदर हवा है उसके जरिए से बाहर फेंक दे, ठीक है। तो जितने भी सांस के रास्ते में जितने भी इन्फेक्शन, जिस तरह के भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कफ मिलेगा। इसको याद रखना है एग्जाम में भी, अगर ये एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखना, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, निमोनिया में क्या होता है, तेज तेज सांस चलने लगती है, जिसको टैकीनिया कहते हैं, ठीक ठीक है, टैकीनिया कहते हैं, तेज तेज सांस चलने लग जाती है। इसके अलावा चेस्ट रेट्रैक्शन, यानी कि पसलियां चलना, ठीक है जी। वीज, वही सीटीसी और साए साए सी आवाज आने लग जाती है। स्ट्राइडर, खरखराहट की आवाज आने लग जाती है। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग किसको कहते हैं, ग्रंटिंग कहते हैं कराहने को, फूलने को, ठीक है। बच्चा जो है वो कराहता है, बच्चा जो कराहता है, जब बच्चे को एग्जामिन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन कौन से चेक करने को कहते हैं, जब कोई मतलब ऐसे ही सिर्फ आंख से देख करके करेंगे, तो बच्चा ग्रंटिंग, यानी कि बच्चा ऐसा लगेगा जैसे कराह रहा हो तकलीफ से, ठीक है जी। नेजल फ्लेरिंग, यानी कि नथुने नथुने फूलना। नथुने क्यों फूलेंगे बच्चे के, क्योंकि बच्चे को निमोनिया की वजह से बच्चा इतना ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहा है जितना नॉर्मली खींचना चाहिए, तो वो जोर लगा के जो ऑक्सीजन खींचने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसकी वजह से उसके नथुने फूलते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा प्रयास करता है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड, जरूरत उसको है, इतनी वो खींच ले, ठीक है, जितनी जरूरत उसको ऑक्सीजन की है इतनी वो खींच ले। तो इसलिए जब वो ऐसे करता है तो उसके नथुने फूलते हैं,
ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस का क्या मतलब है? साइनोसिस कहते हैं नीला पड़ना। साइनोसिस कहते हैं नीला पड़ना। बच्चा जो है वो नीला पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नीला कब पड़ता है कोई भी बच्चा? ठीक है, नीला तब पड़ता है जब उसको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी ऑक्सीजन की उसको मात्रा की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, जब इतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती तो बच्चा क्या होता है, बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, जिसको साइनोसिस बोलते हैं। यानी कि स्किन जो है वो नीलाहट पे आ जाती है, स्किन जो है वो नीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, क्यों? ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती? देखो, जो इंसान सांस लेता है उसमें जो हवा होती है, वो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कहाँ, खून में मिलकर के फेफड़ों में जाकर के खून में मिलती है, और खून में मिलकर के पूरे जिस्म में घूमती है। ठीक है, उसके बाद पूरे जिस्म से ऑक्सीजन पूरा जिस्म ले लेता है, सेल्स कोशिकाओं तक में पहुंचती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है। वो फिर पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसको वापस ला करके फेफड़ों में छोड़ देता है, फेफड़े उसको बाहर निकाल देते। लेकिन जब पर्याप्त मात्रा में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन बच्चा नहीं खींच पाता तो बच्चे का क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चा जो है वो नीला पड़ने लग जाता है। जी ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले एडमिट कर देंगे इस तरह के पेशेंट को, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे जो इन्फेक्शन हो गया है उसको कंट्रोल। उसके अलावा एंटीपायरेटिक्स यानी कि बुखार। अब एंटीपायरेटिक्स को जो है ज्यादातर एसओएस में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, जो एसओएस का मतलब क्या होते है, जरूरत है दे दो, नहीं जरूरत है मत दो, ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। यानी देखो, अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार नहीं है और उसके अलावा भी हम उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं तो हाइपोथर्मिया में चले जाएगा, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से भी कम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन ज्यादातर जरूरत के वक्त ही देते हैं। आईवी फ्लूइड बहुत ज्यादा एहतियात के साथ। ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। नेबुलाइजर करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें जो है एक तरीके से सपोर्ट मिल जाए, और स्टीम देते हैं। जी, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ये जो निमोनिया है, हम लोगों का जहन ये कहता है कि हम लोगों का जो जहन है, जो नॉर्मल जहन है, वो ये क्या कहता है कि ये एक सर्द मर्ज है, सर्द बीमारी है, ठंडी बीमारी है। लेकिन सच्चाई ये है, निमोनिया का जो मिजाज होता है, ये जो बीमारी है, इसका मिजाज गर्म होता है। ये मैं अब यूनानी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिजाज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मॉडर्न में मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके उसमें तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, केमिकल है, ये सब चीजें हैं वहां। तो वहां मिजाज का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिजाज का कॉन्सेप्ट कहाँ है? मिजाज का कॉन्सेप्ट है आपकी यूनानी में। तो यूनानी के मुताबिक बता रहा हूं मैं आपको कि जो निमोनिया है वो सर्द मिजाज का मर्ज नहीं है, यानी कि ठंडी बीमारी नहीं है, वो गर्म बीमारियों में शामिल होती है। ठीक है, इसीलिए निमोनिया का मरीज जो है वो पानी बार बार मांगता है। हालांकि वो ठंड में आया हुआ है एक तरीके से, लेकिन चूंकि ये बीमारी का जो मिजाज होता है वो गर्म होता है, इसलिए निमोनिया का बच्चा जो वो पानी को बल्कि बार बार मांगता है पानी को। ठीक है, तो इसीलिए फ्लूइड जो देंगे वो बहुत एहतियात से देंगे, ताकि बच्चा जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। दूसरे क्या है, चूंकि उसको जो एंटीबायोटिक्स चलते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है एक तरीके से वो बहुत मतलब अगर एंटीबायोटिक्स को देखें तो वो एंटीबायोटिक्स यानी कि वो बैक्टीरिया को मारते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया को मारते हैं तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन उससे भी हो जाता है। तो इसलिए भी हल्का फुल्का फ्लूइड, यानी कि जितने की जरूरत हो और जितने से जो है सांस में किसी किस्म की परेशानी ना हो, बीमारी में किसी किस्म का इजाफा ना हो, इसलिए दिया जा सकता है। बच्चों आज इतना ही, बाकी कल।